नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में और डेट है आज की 15 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल आईआईटी कानपुर के द्वारा एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप की गई है जिसका नाम है शुद्ध। शुद्ध एक अल्ट्रा वायलेट डिवाइस है और इसके द्वारा होगा क्या, इसके द्वारा किसी भी उपकरण को कोविड-19 से संबंधित अगर इन्फेक्शन है तो उसको सैनिटाइज किया जा सकता है और ये 10 गुणा 10 वर्ग फुट के कमरे को भी डिसइंफेक्ट करने में सक्षम है। अगर बात की जाए अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन की, तो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन में होता क्या है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हुए या वायरस हुए, इनको समाप्त किया जाता है या किल किया जाता है। किसकी सहायता से? यूवी रेज़ की सहायता से। यूवी रेज़ क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं। अगर बात की जाए हमारी पृथ्वी पर यूवी रेज़ पहुंच नहीं पाती, क्यों? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, उसके कारण पराबैंगनी किरणें जो हैं पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो इस टूल में कौन सी यूवी रेज़ का प्रयोग किया गया है? जो मानव के द्वारा डेवलप की गई हैं। इस सैनिटाइज़र में मानव निर्मित यूवी रेज़ का प्रयोग किया गया है। तो यूवी रेज़ का नुकसान क्या क्या होता है? देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज़ अगर ह्यूमन बींग्स की स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों के लिए भी ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, सनबर्न जैसी प्रॉब्लम हो सकती है स्किन पर, और बुढ़ापा जल्दी आने की भी संभावना होती है अगर अल्ट्रा वायलेट रेज़ के संपर्क में कोई ह्यूमन बींग्स ज़्यादा दिन तक रहता है या कुछ अधिक समय तक रहता है। चलते हैं आगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शुद्ध की। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के बारे में है। देखो, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता बंदरगाह जो कि, अगर बात की जाए ये न्यूज़ में क्यों आया, ये न्यूज़ में इसलिए आया, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स को, या कह सकते हैं हम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अग्निशमन सुविधाओं को डेवलप करने के लिए या आधुनिकीकरण करने के लिए। अगर बात की जाए अग्निशमन सुविधाएं क्या होती हैं? अग्निशमन सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं या वे फैसिलिटीज़ होती हैं जिनके द्वारा आग पर काबू पाया जाता है। देखो, पोर्ट पर क्या होता है, एलपीजी का भी मतलब आयात किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पादों का भी आयात किया जाता है। तो क्या होता है, वहाँ आग लगने का जो रिस्क है वो हाई होता है। इसीलिए ऐसे रिस्क से बचने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट होता है अग्निशमन फैसिलिटीज़ का, उनको करना है, इसलिए ये 107 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर बात की जाए, एक संघ निदेशालय है, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय, जिसको शॉर्ट में OISD भी कहा जाता है, ऑयल इंडस्ट्री सिक्योरिटी डायरेक्टरेट। अगर बात की जाए इस निदेशालय की, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका काम क्या है? ये सभी बंदरगाहों पर कार्गो संचालन की जो सिक्योरिटी होती है उसको ये मॉनिटर करता है और गाइडलाइंस बनाता है सभी सिक्योरिटी से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसके कार्यों की, तो इसके कार्य जो हैं ये विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन, संचालन और रखरखाव कैसा होगा, गाइडलाइंस कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी होगी, सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों को ये बनाता है और ऑडिट भी करता है समय समय पर। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर, ये इस प्रकार की भी घटनाओं की पहचान करता है कि किस कारण से मतलब कि कोई दुर्घटना होती है या कुछ जो भी संबंधित सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं उनको ये जांच करता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है पैक्स के कंप्यूटरीकरण के बारे में है। पैक्स क्या होता है? पैक्स होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका कंप्यूटरीकरण करने के लिए नाबार्ड ने 5,000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड आवंटित किया है। तो नाबार्ड के बारे में हम जानेंगे इस आर्टिकल में और पैक्स के बारे में भी हम जानेंगे। देखो, पैक्स सबसे छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हम कह सकते हैं, ऐसी कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट किसान के कांटेक्ट में रहती हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक कृषि साख समितियों की, अब इनको मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में बदला जाएगा, इसीलिए ये 5,000 करोड़ रुपए नाबार्ड ने आवंटित किए हैं। अगर बात की जाए इन रुपयों की, जो 5,000 करोड़ रुपए का फ़ंड आवंटित किया है नाबार्ड ने, यह 2150 वाटर सेट परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा। वाटर सेट परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जो जल से संबंधित होती हैं, जल संरक्षण से संबंधित होती हैं। अगर बात की जाए इस योजना के प्रारंभिक चरण में क्या होगा, 5,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उसके बाद 2022 तक 15,000 और 2023 तक 15,000 और इनको अपग्रेड किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं पैक्स का जो कंप्यूटरीकरण है वो
फेज़ वाइज मैनर में किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं पैक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। पैक्स या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो हैं उनको क्या, देखो ये मार्केटिंग गतिविधियों में किसानों का समर्थन करती हैं। ठीक है, मतलब कि किसान का सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी से ही होता है। ठीक है, क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर बात की जाए ग्रामीण कृषि बाज़ार के एक एडवोकेट के रूप में भी ये काम करती हैं। जैसे मान लीजिए नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड देता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक होती हैं, सहकारी जो बैंक होती हैं उनको लोन देता है नाबार्ड या पैसा देता है, और उसके बाद वह जिला सहकारी बैंक को देती हैं, और जिला सहकारी बैंक क्या करती हैं, जिला सहकारी बैंक पैक्स को पैसा देती हैं और पैक्स किसानों को पैसा देता है। ठीक है, तो जो सहकारी बैंक का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से काम करता है। अगर बात की जाए यहाँ पर ग्रामीण कृषि बाज़ार की, तो ग्रामीण कृषि बाज़ार जो है भारत में ग्राम स्तर के बाज़ार हैं। ठीक है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। देश में लगभग 22,000 ग्रामीण कृषि बाज़ार हैं और इनको ई नैम से जोड़ा जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, एक सरकार का एक एक महत्वाकांक्षी जो टारगेट है सरकार का वो है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, और इस पहल के तहत क्या होगा, किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी। चलते हैं आगे, यहाँ पर हम नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। नाबार्ड को स्थापित किया गया था 1982 को 12 जुलाई को। रिसेंटली 12 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। अगर बात की जाए, इसको बनाने के लिए अनुशंसा की थी शिवरामन समिति ने। ठीक है, और इसी के आधार पर एक एक्ट लाया गया था, ग्रामीण कृषि और विकास बैंक अधिनियम 1981। इसी अधिनियम के तहत इस बैंक को डेवलप किया गया या स्थापना की गई इसकी 12 जुलाई 1982 को। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 100 करोड़ की पूंजी से इसे स्थापित किया गया था। 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग इसकी जो पूंजी है, कैपिटल है, वो 12,580 करोड़ रुपए है। ठीक है, पहले क्या था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर थे इसमें, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी पूरी तरह से अब ओनर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ट्रू फॉल्स या असेसन रीजनिंग का एक स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो कोविड-19 डेमो डेज पहल के बारे में है। देखो, कोविड-19 डेमो डेज पहल एक इनोवेशन टाइप की पहल है। इसमें क्या होगा, कोविड-19 से निपटने के लिए जो इनोवेशन स्टार्टअप्स के द्वारा किए जा रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी इस मिशन के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत। और यह इनिशिएटिव किसका है, ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन और जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और विभिन्न स्टार्टअप इंडिया जैसे स्टार्टअप्स का मिलकर एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे स्टार्टअप की पहचान करना जो कोविड-19 के निपटने के लिए इनोवेशन को लाने में सक्षम है। और अटल इनोवेशन मिशन आपको पता होगा ये नीति आयोग का मिशन है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख सकते हैं कि इसमें जैसे पीपीई किट अगर कोई स्टार्टअप डेवलप करता है इनोवेट तरीके से, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और इफ़िशियंस हो, वो मेडिकल इक्विपमेंट अगर डेवलप किए जाते हैं किसी स्टार्टअप के द्वारा, तो इस प्रकार के लगभग इस इनिशिएटिव के तहत 70 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, और इन स्टार्टअप्स को क्या होगा, फंडिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी के लिए ये समर्थन किया जाएगा इस डेमो डेज इनिशिएटिव के तहत। देखो, डेमो डेज इनिशिएटिव पूछा जा सकता है किसका है, अटल इनोवेशन मिशन और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद का ये सम्मिलित इनिशिएटिव है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो प्रज्ञाता गाइडलाइंस के बारे में है, इम्पॉर्टेंट है। प्रज्ञाता गाइडलाइंस किससे संबंधित हैं, तो ये डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से स्कूल्स जो हैं बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं इस कोविड-19 की महामारी के समय में। देखो, विभिन्न स्कूलों ने क्या किया है, अभी स्कूल तो सारे बंद हैं, तो विभिन्न स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइन लाई गई है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसको हिंदी में कहा जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर बात की जाए इन गाइडलाइंस में, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें 8 टूल बताए गए हैं, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड,
टॉक, असाइन, ट्रैक और एप्रिसिएट। ठीक है, तो ये 8 इसके इम्पॉर्टेंट टूल बताए गए हैं। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं पूरी। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा के लिए गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से स्कूल जो है इनको 8 चरण में जो 8 टूल हमने बताए हैं उनको लागू करेगा। जो सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से इंटरसेप्ट किया जा सकता है आपस में अभिभावकों के और शिक्षकों के बीच में, स्टूडेंट टीचर्स के बीच में, तो उनकी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्क्रीन के सामने बैठने का जो टाइम है वह भी फिक्स किया गया। जैसे मान लीजिए कोई नर्सरी का बच्चा है तो उसके लिए मैक्सिमम 30 मिनट एक दिन में स्क्रीन के लिए, मतलब कि लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर बैठने का समय निर्धारित किया गया है। उसी तरह से बड़े क्लासों के लिए भी टाइम निर्धारित किया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है डिजिटल शिक्षा के दौरान किस तरह से इनको मेंटेन करना है, साइबर सिक्योरिटी को भी इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो हैं वो डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित हैं और उनको रेगुलेट करने के लिए हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है संयुक्त राष्ट्र में 75वीं वर्षगांठ पर जो है संबोधन देंगे 17 जुलाई को। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जो है यूनाइटेड नेशन की 75वीं वर्षगांठ की एक जो पूर्व इवनिंग होती है, मतलब पूर्व संध्या होती है, उस पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगर बात की जाए इस समापन में क्या होगा, देखो इकोसॉक एक एजेंसी है या एक हम कह सकते हैं एक ऑर्गन है यूएन का, उसके समापन में अपने विचार रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगर बात की जाए इकोसॉक्स की, तो इकोसॉक्स का मतलब होता है यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह हर साल एक उच्च स्तरीय बैठक करती है। ये यूएन की 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई और इकोसॉक्स जो है। इस प्रकार के जो 6 अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें से एक है प्रमुख इस इकोसॉक्स, जिसको इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी कहा जाता है। इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी 1946 में। अगर बात की जाए इकोसॉक्स का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था, भारत था। यूएन की जो सामाजिक आर्थिक परिषद है इसका पहला अध्यक्ष भारत था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में है, जो कि 15 जुलाई यानी आज मनाया गया है। और इस बार की जो थीम थी स्किल फॉर ए रिजिलिएंट यूथ। देखो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है, युवाओं को रोज़गार हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो और स्किल के लिए उनकी इम्पोर्टेंस को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2018 में श्रीलंका और G77 और चीन की सहायता से। अगर बात की जाए यह दिवस जो है यूएन के विभिन्न इंस्टीट्यूशन के द्वारा मनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूनेस्को और ILO के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिवस पर। यहाँ पर आप देख लीजिए जल्दी से, वर्ल्ड यूथ डे की जो थीम थी इस बार की स्किल फॉर ए रिजिलिएंट यूथ। रिजिलिएंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपदा आती है या कोई क्राइसिस आती है तो उसके बाद एकदम से पुनः मतलब कितनी तेज़ी से आप उस आपदा से उभर कर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपके पास इसका मतलब होता है कि आपके पास इस प्रकार की अवसंरचना है कि अगर कोई आपदा आती है तो वह अवसंरचना जो है फिर से मतलब कि रिवाइव करने के लिए तेज़ी से हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स की इसी वर्ल्ड मतलब यूथ स्किल डे के बारे में, तो एक शब्द है इंचियोन घोषणा। इंचियोन डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में क्या है, तो इंचियोन डिक्लेरेशन जो है 15 जुलाई 2015 को दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एक वर्ल्ड एजुकेशन फोरम आयोजित किया गया था, उसके दौरान इनको अडॉप्ट किया गया था। इसमें एजुकेशन 2030 का एक विज़न रखा गया था। इस विज़न के अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति आजीवन सीखने के लिए एक्सपीरियंस को पहचानते हुए एक्टिविटी की जाए, मतलब कि आजीवन सीखने की प्रक्रिया है शिक्षा। और उसी से संबंधित एजुकेशन 2030 इंचियोन डिक्लेरेशन, जो कि दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में 2015 में अडॉप्ट की गई थी। अगर बात की जाए सतत विकास लक्ष्य नंबर 4, जो कि बताता है हमें तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है,
सतत विकास लक्ष्य जो 4 है वो कौशल से संबंधित है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी यहाँ पर दी हुई है जो जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020। इम्पॉर्टेंट है, इस बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर यूथ 2020 जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें नौकरियों की संभावना बढ़ेगी। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बॉन करमन पुरस्कार के बारे में है। बॉन करमन पुरस्कार जो कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर हमारे जो इसरो के चीफ हैं के सिवान, उनको नॉमिनेट किया गया है इस बार के अवार्ड के लिए। इस बार का जो अवार्ड है उनको दिया जाएगा मार्च 2021 में, ठीक है। मतलब कि अनाउंसमेंट हो गई है लेकिन इसको दिया जाएगा मार्च 2021 में। यह जो पुरस्कार है बॉन करमन पुरस्कार, ये एस्ट्रोफिज़िक्स के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। अगर बात की जाए इस पुरस्कार की तो 1960 में ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा शुरू किया गया था। देखो, एक वैज्ञानिक थे, इंजीनियर, उनका नाम था थियोडोर बॉन करमन। उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए भारतीयों में, तो भारतीयों में ये तीसरे भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इनसे पहले कस्तूरी रंगन और UR राव को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। चलते हैं आगे हम अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आर्टिकल में इसका नाम आया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस, फ्रांस में, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वह भी पेरिस, फ्रांस में है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर मतलब प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनका एक संगठन है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 को और 2019 में इस संगठन के स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए गए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के 100 वर्ष 200 वर्ष पूरे होते हैं वह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, भारतीय रेलवे ने अपने 2030 के लिए एक विज़न जारी किया है कि नेट शून्य कार्बन इमिशन, मतलब कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा, ये टारगेट रखा है। इसके लिए क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ट्रेनों में ऊर्जा एफिशिएंसी में सुधार किया जाएगा। उसके बाद जो कोच होते हैं उनमें बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा को प्राप्त किया जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बीना में वेल, जो कि भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसने मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, सोलर प्लांट, ठीक है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की तो ये विश्व की प्रमुख रेलवे में से एक है। 1,51,000 किलोमीटर का ट्रैक है इसका। ये सब आपको नहीं याद रखना है, केवल ये याद रखना 16 अप्रैल 1853 को इसकी शुरुआत की गई थी बोरी बंदर से थाने के बीच में, मुंबई में, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज का ये सारांश है हमारा। बॉन करमन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो के सिवान को दिया जाएगा मार्च 2021 में, ठीक है। ये दिया जाता है अमेरिका की एक एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी है उसके द्वारा। उसके बाद अगर बात की जाए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। उसके बाद अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, भारतीय रेलवे ने कब तक अपने आप को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का एक टारगेट रखा है, तो ये रखा है 2030 तक। उसके बाद प्रज्ञायता दिशा निर्देश किससे संबंधित हैं, हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। प्रज्ञायता दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जो हैं डिजिटल शिक्षा से संबंधित हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए। अगर बात की जाए शुद्ध UV सैनिटाइजिंग टूल्स की, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या टेलीग्राम चैनल हमारे ओनली सिविल सर्विसेज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।